Welcome to UPSC Prelims 80-20 series. In this series, we are covering 80% of UPSC Prelims syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. This is our episode 9 in which we are going to discuss fundamental duties. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट एक बात बताना चाहता हूँ. फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर यूपीएससी ने लगभग 5 to 6 क्वेश्चन पूछे हैं अभी 30 ईयर्स के अंदर. लगभग 30 ईयर्स के स्पेन में 5 to 6 क्वेश्चन. सो फिर भी अगर आ जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको लाइट नहीं ले सकते बिकॉज 2 मार्क्स का डायरेक्ट गेम है. और लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा कि अब यूपीएससी का क्या ट्रेंड है विद रिगार्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज. वो कैसे पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज को और आगे हमें क्या याद रखना है. सो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. सो आपको बताना है कि क्या करेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. ठीक है, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये क्वेश्चन नॉलेज का नहीं है, ये क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड का है. और आपका एलिमिनेशन किस तरीके से और लॉजिक के साथ आप कैसे एलिमिनेशन करते हैं, आप दिमाग में सोचते हैं और फिर एलिमिनेट करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका ये चीज टेस्ट कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज. राइट्स और ड्यूटीज दे आर कोरिलेटेड, मतलब दे आर कोरिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कह रहा है. देखते हैं. राइट्स आर पर्सनल, हैंस मतलब कंक्लूड कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज. ठीक है, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, कि मतलब कह रहा है राइट्स इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ड्यूटीज. ये बात कह रहा है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन. स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. तो एक में तो हमें बताया जा रहा है कि राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक में बताया जा रहा है कि ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि लगभग एक जैसे स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें से आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज लॉजिकली दे बोथ आर रॉन्ग. एक चीज आप दिमाग में रखिए बात, कि कोई चीज, देखो ये ह्यूमैनिटीज है, पहली बात तो इसको समझिए. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. हम अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज. ठीक है, ह्यूमैनिटीज में ब्लैक कुछ नहीं होता और व्हाइट कुछ नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना. यहाँ पे सब कुछ ग्रे है. ठीक है, साइंस में ब्लैक हो सकता है, साइंस में व्हाइट हो सकता है, मैथ्स में ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, बट ह्यूमैनिटीज में आप 100% कोई भी चीज नहीं कह सकते. बहुत मुश्किल है कोई भी चीज को 100% 100% सही कहना कि ये चीज इससे इंपॉर्टेंट है और ये चीज इससे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को प्रूव करना. कैसे कहोगे कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, बिकॉज एक ही पर्टिकुलर कोई भी फिनोमिना के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है. ये बात दिमाग में रखिए, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा, ये फिलॉसफी और ये कॉन्सेप्ट की ह्यूमैनिटीज जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. इसलिए तो लोग एक्सट्रीम्स आंसर को कई बार सही कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो मैथ्स की तरह ही या साइंस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को. आपको वैसे नहीं करना. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इससे आपको क्या लर्निंग लेनी है कि कैसे कह सकते हैं कि राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. हो सकता है ड्यूटीज भी जरूरत हो एक पर्सनैलिटी के लिए. बात समझ आ रही है? सेम वैसा ही कि ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. क्यों? राइट अगर नहीं दोगे तो केओस हो जाएगा. आप किसी के राइट्स छीन के तो देखो, आपकी सोसाइटी में केओस हो जाएगा, तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी अगर आप सिर्फ ड्यूटीज दे के रखोगे. राइट्स की भी जरूरत है. तो लॉजिक ये कहता है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, ये बात याद रखना. अब देखिए बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राइट्स आर पर्सनल. ठीक है, ये बात बिल्कुल मानते हैं. हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज. पर्सनल है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, मैं मानता हूं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी है एंड ड्यूटीज है, ये बिल्कुल गलत है. बिकॉज सोसाइटी ने ही तो राइट्स बनाए हैं. ये बात समझ आई आपको? सोसाइटी ने ही राइट्स को बनाई. राइट्स जो हम देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, राइट्स है, वो कौन फ्रेम कर रहा है? एक सोसाइटी है. तो क्या सोसाइटी से बिल्कुल सेग्रीगेटेड होके हम राइट्स को देख सकते हैं? नो. Rights are creation of the society. That's why we can't say that society and rights both are independent to each other.
they are not independent. We can't see the both concept in the silos, they are integrated. ये बात याद रखना. सो ये भी लॉजिकली गलत स्टेटमेंट है. अब बात को समझिए कि आंसर है ए. ठीक है, अब सवाल उठता है ए को सही हम कहेंगे कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक है. समझो बात. राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज. ठीक है, मैं मानता हूं ये आंसर सही है. ठीक है, अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम ये चीज को प्रूव कैसे करेंगे. तो फटाफट कोई ना कोई एक राइट सोचो. जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है आर्टिकल 21. ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर हमारे एक राइट है कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट करना है, मतलब एनवायरमेंट आपको क्लीन एयर, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री सिटीज, ये सब आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर. ठीक है, ऐसी ही तो आपकी एक ड्यूटी भी तो है. क्या? कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरमेंट को, आपको अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये भी तो एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है. सो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. अगर सिर्फ राइट ही इंपॉर्टेंट होता तो सिर्फ आर्टिकल 21 में ये बात कह दी होती कि भैया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. बट एक सिटीजन को ये ड्यूटी भी दी है कि उसको अपने एनवायरमेंट को साफ रखना है. ठीक है, ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. तो हम कह सकते हैं दे बोथ आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज. सिलोज में ना राइट काम कर सकते ना सिलोज में ड्यूटीज काम कर सकती. ये कॉन्सेप्ट और फिलोसफी यूपीएससी फिर से रिपीट कर सकता है बिकॉज ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और यूपीएससी हमेशा रिपीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा करता है. ये बात याद रखना. तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको केस लॉ बता देता हूं. ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए. चंद्र भवन बोर्डिंग वर्सेस लॉजिंग वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1969 का ये केस है. ये केस था डिसाइडेड इवन बिफोर फंडामेंटल ड्यूटीज वर फॉर्मली एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से. ये उससे पहले का केस है. ठीक है, द कोर्ट अपहेल्ड द मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीव्स ऑफ बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज. ठीक है, एंड दैट द फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड अ राइट डज नॉट मीन फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स. बात समझ आ रही है. फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो. सो इट फेमसली नोटेड दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव. यहीं से ये बात कही गई है इसी केस लॉ से कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है, फिर श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है जिसको नेशनल एंथम केस भी कहते हैं. इसको भी ध्यान से समझना, फ्यूचर में आपके काम आ सकता है. द कोर्ट इनिशियली मैंडेटेड playing the anthem in the cinemas to foster constitutional patriotism based on article 51A. A मतलब fundamental duty और उसका clause A. ठीक है, however in its final ruling, शुरू में तो उसने कहा कि नेशनल एंथम शुरू में आप सिनेमा में प्ले कीजिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म आएगा. ठीक है, however in its final ruling it made the practice optional. इसको ऑप्शनल बना दिया. क्यों? ये लॉजिक समझो. क्लैरिफाइंग दैट वाइल showing respect is a non-negotiable, duties cannot override fundamental rights like personal liberty. मतलब ड्यूटी ओवरराइड नहीं कर सकती. आपको ये भी याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट आपसे केस लॉ से पूछ सकता है कि ड्यूटीज कैन ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज. नो, ड्यूटीज कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज बिकॉज यहाँ पे कौन सा राइट हेम्पर हो रहा था? पर्सनल लिबर्टी विदाउट स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बैकिंग. अगर आप एक स्टैट्यूट बना देते हो, आप एक एक्ट बना देते हो, एक लॉ बना देते हो, तो आप ये चीज करवा सकते हो कि हाँ भाई आपको नेशनल एंथम प्ले करना पड़ेगा बिफोर बिफोर मूवी. ठीक है, बट अगर आपका ऐसा कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है तो आप किसी की लिबर्टी को हेम्पर नहीं कर सकते. दिस इज फेमस नेशनल एंथम केस. आपको ये दिमाग में रखना है. ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, ये आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सिर्फ रट्टा ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रट्टा मार लो और ये यूपीएससी का पेपर हो जाएगा. रट्टे से सिर्फ 30 to 35 क्वेश्चन होंगे, ये बात याद रखना. ये मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं. रट्टे से सिर्फ 30 to 35 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 100. उसके अलावा तो आपको लॉजिकल गेसिंग, ठीक है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्वेश्चन के साथ करने पड़ेंगे जिससे आप आंसर तक पहुंच जाए. इसीलिए तो फेमसली कहा गया है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. ठीक है, तो अगर यूपीएससी कोई थीसिस देगा तो आपको उसका एंटीथीसिस भी करना पड़ेगा. वहां पे लॉजिक को काटने की कोशिश करने की जब भी आप एक सिंथेसिस मतलब एक आंसर तक पहुंच सकते हो. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन दी, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। यूनिटी वर्ड हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, सोवरिटी वर्ड हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, इंटीग्रिटी वर्ड हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। सो आंसर तो प्रियम्बल होना चाहिए, इसने ऑप्शन ए में प्रियम्बल दिया है यहाँ पे, ये बात समझ आ रही है, बट ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। ये वर्ड, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट पूछ रहा है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन कहां पे, उसने सिलोज में ये वर्ड नहीं पूछा कि सॉवरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये वर्ड कहां पे मेंशन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत सही से जरूरी है, जल्दबाजी में तभी तो उसने ए दिया है कि तुम जल्दी पढ़ो, फटाफट देखो सॉवरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ओके ओके, फटाफट ए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो प्रियम्बल नहीं है इसका आंसर, डीपीएसपी नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, आंसर है फंडामेंटल ड्यूटी। मुझे पता है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी आंसर पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहां से सीखना क्या है, पेशेंस। आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, वो भी ऐसे इस तरीके से आप वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसीलिए तो बोलते हैं यार ब्लंडर हो जाते हैं, ब्लंडर कैसे होते हैं, इसी कारण, जल्दबाजी के कारण ही तो ब्लंडर होते हैं, ठीक है। तो हमें पूरा टाइम यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ठीक है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, जब भी कुछ इस तरीके से पूछा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स को याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्ड कौन से दिए हुए हैं वो यहां पे पूछ रहा है। सो टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, क्या ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आप इस बात को समझिए, क्या ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, नो, ठीक है, इसमें आपका कोई नहीं, आपने विमेन से रिलेटेड यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी दी है, बट ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये बात याद रखना। सो आंसर इज, जैसे ही एलिमिनेट किया 1, 3 एंड 4, टू प्रोटेक्ट रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी इज द राइट आंसर। यहाँ पे वीकर सेक्शन हम क्या सोचते हैं कि डेरोगेटिव प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स दी विमेन, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है, तो वो भी होगा इसके अंदर। इसमें ब्रॉड नहीं सोचना, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे ब्रॉड नहीं सोचना। यहाँ पे आपको जब ये वर्ड दिख जाए ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमेशा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सोचना है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या दी हुई है, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना, ये बात याद रखना, ठीक है। अभी हम सारे रिवीजन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की, टेंशन ना लीजिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, 2011 का क्वेश्चन। टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन, ठीक है, हर जगह होल्डिंग्स लगी होती है, वोट करना आपकी सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ड्यूटी है ना, इस तरीके से बहुत जगह पे इलेक्शन के टाइम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ठीक है। अब मन करेगा कि हाँ यार वोट तो है, ठीक है, साइंटिफिक पेपर भी होगा, ये प्रॉपर्टी वाला हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो या ना हो, कहीं भी डाउट हो सकता है, बट डाउट नहीं करना, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स पता होने चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज में, हमारे कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, प्लीज। सो टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है। ये हमें लग रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी है वोट देना, वोट देना हमारा कर्तव्य है, वो पर हमारे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये बात को याद रखना। तो क्या है, सवाल उठता है कि ये वोट देने का अधिकार क्या है, ये वोट देने की ड्यूटी क्या है। इन इंडिया वोटिंग
is a in a public election not considered as a fundamental duty, because right to vote is a classified as a constitutional right or a statutory right under specific law, not a moral or a civic obligation. ये बात याद रखना। तो अब मैं अगर मैं पूछूं कि फंड राइट टू वोट आपका क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करे, ठीक है, कि राइट टू, देखो मैं आपको फ्रेम करके बताता हूं, तो वो ध्यान से समझना है। राइट टू वोट, ठीक है, इनमें से क्या क्या है? तो एक तो मैं देखता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक है, फिर उसके अलावा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। थर्ड मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये आपकी लीगल ड्यूटी है, ठीक है। अब मैं यहां पे देता हूं ओनली वन, ओनली टू, ओनली ऑल थ्री, ठीक है, एंड नन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यस। इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी, नो। इट्स अ लीगल ड्यूटी, यस। सो लीगल ड्यूटी है तो कौन से एक्ट में है? आरपीए, आरपीए 1951 में आपकी लीगल ड्यूटी दी हुई है, राइट टू वोट, ये याद रखना, ठीक है। तो लीगल आ सकता है, स्टेचुटरी आ सकता है, ठीक है, वो हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेचुटरी राइट है, बट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी या राइट नहीं है, ये बात याद रखना प्लीज। इस बात को याद रखना है। द नेचर ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया इज, ये क्या है? द राइट टू वोट इन इंडिया प्राइमरली इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन establishes universal adult suffrage, granting every citizen aged 18 and above the right to vote unless legally disqualified. This right is further regulated by statutory law passed by parliament such as RPA 1951. Supreme Court of India has affirmed that the right to vote is not a fundamental right listed in part 3. ये नो हमारा fundamental right भी नहीं है। So neither a fundamental right, neither a fundamental duty, but it a constitutional right, और constitutional duty कह सकते हैं, legal right और legal duty, कुछ भी आप कह सकते हो, वो कह सकते हो, लेकिन it's not a fundamental right, neither it's your a fundamental duty. Please keep this thing in your mind. यूपीएससी फिर से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। Unlike fundamental right, which have directly enforceable by Supreme Court, legal constitutional right generally requires seeking remedies through other courts like high courts as a right rather than a duty. Exercising the right to vote is optional. ये बात याद रखना है। क्लियर? आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ इंसाइट्स दूंगा कि ये क्वेश्चन वापस यहां से कैसे बन सकते हैं, आप उसको ध्यान से समझना। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल एक स्टेटमेंट था। एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहले आपको यहां पे कंफ्यूज करेगा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ठीक है, याद रखना है, नेशनल सॉन्ग वर्ड मेंशन नहीं है, ये बात याद रखना। नेशनल एंथम हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में यूज है, और नेशनल फ्लैग यूज है, फ्लैग एंड एंथम, नॉट नेशनल सॉन्ग। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको फ्लो फ्लो में टिक कर दोगे कि नेशनल सॉन्ग भी होगा, अरे नहीं होगा भाई, यहाँ पे जो दिया हुआ है वही है, ये बात याद रखना, भावनाओं में नहीं बहना प्लीज, ठीक है। सेकंड में देखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ठीक है, नोबल आइडियल्स जो है, अब कोई आइडियल का नाम दे दिया जाए कि जैसे नोबल आइडियल है हमारा स्वराज का, ठीक है, तो तुम्हें कह दे कि टू चेरिश एंड फॉलो द स्वराज, आइडिया ऑफ स्वराज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज स्वराज वर्ड इज नॉट मेंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटी, प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। नोबल आइडियल्स, ठीक है, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, दिया है, यस दिया हुआ है, क्लियर। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एग्जैक्ट वर्ड यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, अगर आपको अपनी कंट्री को बचाना पड़ जाए, मान लो पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, तो अगर हमें हमारे कंट्री को बचाना है तो हमारी ड्यूटी है कि हम आगे खड़े हो जाएं, एकदम डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना आप, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड
amongst all the people of India, ठीक है, ट्रांसलेटिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। ठीक है, यहाँ पे वीमेन नहीं लिखा तो वीमेन आप लिख लो। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ वीमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल, चार तरीके की डाइवर्सिटीज की बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी में। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल। ठीक है, और हार्मनी को प्रमोट करना है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को करना है ऑल ऑफ द इंडिया। देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, वैल्यू भी करना है, प्रिजर्व भी करना है हमारे रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। क्लियर? टू प्रोटेक्ट, improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for the living creature। अब देखो इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा विद फंडामेंटल ड्यूटी के साथ, क्योंकि ऐसी ही सिमिलर साउंडिंग फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, वो आर्टिकल कौन सा है जहां पे एनवायरमेंट है, उसका एग्जैक्ट वर्ड आप कॉपी पेस्ट करके गूगल से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपको याद हो गया है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल आपका डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी एंड ड्यूटी का कोरिलेशन है। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, दोनों के एग्जैक्ट वर्ड्स पता होने चाहिए। अब देखिए ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये चारों बातें इसमें कही गई है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, यहाँ पे कलेक्टिव की जगह वर्ड वो कर देगा इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये याद रखना बात। ठीक है, वो चेंज कर सकता है, सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है, फिर देन लास्ट में ये ऐड हुई है, हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन हिज चाइल्ड एंड वॉर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर, ये एज याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, 6 to 14 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सी के अंदर क्वेश्चन वो पूछेगा प्रियम्बल के साथ, ठीक है, ऑलरेडी पूछ लिया है। यहाँ पे पूछेगा वो डीपीएसपी के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताए हैं कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकता है, तो प्लीज इन बात को दिमाग में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये थी हमारी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें उसने मिक्स मसाला बना के क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, यही है यूपीएससी का नया ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट उसने अपने आप पूछ लिए, अगर तीनों आते हैं तो काम हो जाएगा। डीपीएसपी भी पता होना चाहिए, ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए एंड फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, और हमने तीनों ही डिस्कस कर लिए हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लास्ट में रखा है। दिस इज 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के भरोसे आप लोगों को छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये क्या है, क्या ये डीपीएसपी है? वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, क्या ये हमारी फंडामेंटल राइट है? इसमें से कितने जो है वो आपके पेयर्स करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू एंड ऑल द थ्री एंड नन। ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट में कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग लास्ट तक पहुंच रहे हैं और वीडियो को पूरा देख रहे हैं। क्योंकि देखो सब लोग चाहते हैं कि वो पीवाईक्यूज करें, सब लोग चाहते हैं कि वो प्रीलिम्स निकालें, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों की स्टडी व्लॉग्स देख के, ठीक है, वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको देख के प्रीलिम्स नहीं निकलेगा या सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, और पसीना बहाने वाले लोग 10 में से 2 ही होते हैं, 8 तो खाली एक सपना देखते हैं कि उनको ये चीज करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सपना देखें, आपके सपने पूरे हों, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां से पूछे हैं, भर भर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछे हैं। सो एपिसोड 10 is going to be a great session, a great episode. So stay tuned और मिलते हैं एपिसोड 10 में। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।